हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की। इस चैप्टर के हम एमसीक्यूज़ करेंगे और मैं ट्राई करूंगा जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यूज़ के थ्रू कवर हो जाए और इनका लेवल होगा अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SN4 प्लस टू SN2 प्लस कपल इज 0.15 volts and that for CR3 plus to CR couple is minus of 0.74 volts. These two couples in their standard state are connected to make a cell and cell potential will be। सबसे पहले क्या हो रहा है, SN4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बना रहा है हमारा SN2 प्लस। ठीक है, और इसका हमें E0 दिया हुआ है विच इज़ 0.15 वोल्ट्स। सिमिलरली जो CR3 प्लस है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके बना रहा है हमारा CR और इसका हमें E0 दिया हुआ है माइनस ऑफ 0.74 वोल्ट्स। ठीक है, दो E0 दिए हुए हैं तो इससे हम बता सकते हैं E0 ऑफ द सेल। ठीक है, E0 ऑफ द सेल होता है हमारा E कैथोड E0 ऑफ द कैथोड माइनस ऑफ E0 ऑफ द एनोड। ठीक है, अब याद रखना जो कैथोड होता है उसमें हमेशा याद रखना E0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, और एनोड में E0 की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो SN4 प्लस टू SN2 प्लस ये हमारा करेगा एज ए कैथोड काम, तो हमें लिखेंगे 0.515 माइनस ऑफ माइनस 0.74। ठीक है, इसको माइनस माइनस ऐड हो जाएगा 0.15 प्लस 0.74, आप इसको ऐड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.89 वोल्ट्स। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। हमें एजर्शन दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये जो एजर्शन है वो करेक्ट है। अब याद रखना कॉपर को जब आप रिएक्ट करते हो एसिड के साथ तो कॉपर एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो क्या है, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। सो एजर्शन इज करेक्ट। रीजन की बात करेंगे, E0 ऑफ कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर इज नेगेटिव, ये जो रीजन है दैट इज रॉन्ग, क्योंकि E0 ऑफ कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है। तो एजर्शन इज करेक्ट एंड इसका जो रीजन है दैट इज फॉल्स। तो इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वेयर एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। इफ E0 ऑफ सेल फॉर ए गिवन रिएक्शन हैज़ ए नेगेटिव वैल्यू। अब E0 ऑफ ए सेल की हमें वैल्यू क्या दी हुई है, नेगेटिव दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ द डेल्टा G0 मतलब गिव्स एनर्जी एंड KEQ मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तो डेल्टा G0 है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑन ऑफ NF E0 ऑफ द सेल के इक्वल होता है। अब यहाँ पे E0 ऑफ द सेल क्या दे दिया आपको, नेगेटिव दे दिया, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो डेल्टा G प्लस हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट डेल्टा G0 इज ग्रेटर देन 0, तो डेल्टा G0 ग्रेटर देन 0 आ गया। सेकेंड इक्वेशन है डेल्टा G0 होता है हमारा माइनस ऑफ NRT लॉग ऑफ KEQ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब G0 पॉजिटिव है तो अगर आप एक तरफ ले जाओगे तो लॉग ऑफ KEQ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो याद रखना लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नेगेटिव होता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा होता है लेस देन 1। लॉग ऑफ किसी का अगर वैल्यू 0 है तो वो 1 हो जाता है और माइनस है तो इट इज़ लेस देन 1। तो अगर हमारा डेल्टा G0 इज़ ग्रेटर देन 0 तो डेल्टा हमारा जो K है इट बिकम्स लेस देन 1। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। सपोज आपके पास मोल्टन Al2O3 है तो ये आयंस बनाएगा ट्वाइस ऑफ Al3 प्लस एंड ट्वाइस ऑफ थ्राइस ऑफ O2 नेगेटिव। ठीक है, अगर आपके पास एक आयन है Al3 प्लस का तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा हमारा 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, बट अगर आपको चाहिए 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम तो आपको कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, आपको रिक्वायर्ड होगी 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और याद रखना जो 1 मोल ऑफ
इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसे हम लेते हैं 1 फैराडे विच इज़ 96500 कूलम्स। ठीक है, तो 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हो जाएगा 3 फैराडे। तो अगर आपको 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट करना है तो आपको 3 फैराडे ऑफ चार्ज की रिक्वायरमेंट है, तो इसका ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ रिएक्शंस आर गिवन बिलो। हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। ठीक है, इनकी वैल्यूज दी हुई है और हमें पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले याद रखना ई नॉट की वैल्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिडक्शन। जिसमें ई नॉट की वैल्यू ज़्यादा होती है वो ईजिली क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है, और अगर कोई स्पीशीज़ रिडक्शन कर सकता है वो दूसरे को क्या कर सकता है, ईजिली ऑक्सीडाइज। तो दे एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जिसका ई नॉट का वैल्यू ज़्यादा है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। अगर इनमें देखोगे तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा ई नॉट का वैल्यू है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सिमिलरली अगर ई नॉट का वैल्यू होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अगर ई नॉट का वैल्यू कम है तो वो ईजिली ऑक्सीडेशन शो कर सकता है, एंड अगर कोई ऑक्सीडेशन शो करता है इट कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बात याद रखना, जिसमें ई नॉट का वैल्यू सबसे कम होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इनमें अगर आप देखोगे सबसे कम है हमारा आयोडीन का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फ्लोरीन एंड आयोडीन। तो इसका जो ऑप्शन ए है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है एजर्शन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन गिव क्लोरीन एट द एनोड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट था, जो क्लोरीन है वो एनोड पे रिलीज होता है जब आप NaCl सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करो, ये एजर्शन हमारा करेक्ट है। रीज़न की बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एट द एनोड रिक्वायर्स ओवर वोल्टेज, तो रीज़न भी करेक्ट है। अगर हम इसको रिएक्शन से देखें तो याद रखना एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ले जो Cl नेगेटिव है दैट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हाफ ऑफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। ई नॉट होता है इस हाफ का विच इज़ 1.36 वोल्ट्स। बट अगर हम क्या करें, वाटर से ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन होती है वाटर की, ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इस हाफ का ई नॉट है हमारा कितना, 1.23 वोल्ट्स। नॉर्मली याद रखना जहाँ पे ई नॉट का वैल्यू क्या होता है, कम होता है, वही क्या करता है, एनोड पे वो शो कर सकता है ऑक्सीडेशन। ई नॉट का वैल्यू अगर देखोगे तो ऑक्सीजन में कम था तो इसको ऑक्सीडेशन शो करना चाहिए था, बट ऑक्सीजन फॉर्मेशन के लिए कुछ ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे बोलते हैं ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल। तो ऑक्सीजन फॉर्मेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सो इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है एनोड पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस से क्लोरीन गैस एनोड पे रिलीज होगी क्योंकि ऑक्सीजन का क्या होता है, ओवर पोटेंशियल होता है। तो इसमें इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेयर बोथ एजर्शन आर रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ AgNO3 with electrolytic conductivity of 5.76 10⁻³ सीमेंस पर सेंटीमीटर इज। हमें मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। सबसे पहले कंसंट्रेशन दिया हुआ है हमें 0.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। याद रखना डेसीमीटर क्यूब लीटर के इक्वल भी होता है, तो इसे लिख सकते हैं 0.5 मोल्स पर लीटर, और मोल्स पर लीटर होता है हमारा मोलैरिटी। तो ये हमें मोलैरिटी में ही फॉर्म में दिया हुआ है 0.5 मोलर। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी। तो हमें कंडक्टिविटी दी हुई है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ कैपा, हम लिख सकते हैं 5.76 10⁻³ ठीक है, अब हमें पता है हमारा जो फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी का, सो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय द मोलैरिटी और कंसंट्रेशन। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 5.76 10⁻³ इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.5। 10⁻³ 1000 कट हो जाएंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5.76 1/2। 2 ऊपर आ जाएगा 1.76 इंटू 2, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 11.52
सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इसका जो ऑप्शन बी था दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH इज इक्वल टू, NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो अगर हमारे पास है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH, इट विल बी इक्वल टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4 प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH नेगेटिव। तो कॉलरेश लॉ के अकॉर्डिंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विल बिकम इक्वल टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द आयंस। अब याद रखना, ये था हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से भी क्या बना सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम वो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिसमें आयंस क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। तो पहले हम वो वाली आयन लेंगे जैसे NH4 प्लस उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम लेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl। तो अगर इसमें हम देखेंगे तो इसमें कौन सी आयन प्रेजेंट है, NH4। ठीक है, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे जो कॉमन आयन होनी चाहिए OH, तो हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इसमें OH की आयंस भी आ गई। अब NH4 एंड OH की आयंस दोनों की आ गई, NaNCl की हमें नहीं चाहिए, तो हम माइनस कर देंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। ठीक है, तो ओवरऑल दैट विल बिकम इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH। तो हमारा जो ऑप्शन सेकंड है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी आपको एक वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है तो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कॉमन आयन देखो NH4, फिर दूसरी कॉमन आयन है OH, तो दोनों को ऐड करोगे और जो अनकॉमन आयन है जो Cl है Na, इन दोनों को आप माइनस कर दोगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। तो इसका ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। ये सिमिलर क्वेश्चन है, हमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है NaCl, HCl एंड CH3COO Na की। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl हमें दिया हुआ है कितना, 126.4। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl हमें कितना दिया हुआ है, 425.9 एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO Na कितना दिया हुआ है हमें, 91। सारे हमारे सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में इनका यूनिट। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो सबसे पहले हम कॉमन आयन देखेंगे। हमारी कॉमन आयन है CH3COO, वो वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO Na, इसके साथ हम ऐड करेंगे जहाँ पे H प्लस प्रेजेंट है तो HCl में प्रेजेंट है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl। हमें Na और Cl की मोलर कंडक्टिविटी नहीं चाहिए, तो माइनस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें आ जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO हो जाएगा 91 प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl हो जाएगा 425.9 माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज 126.4। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 23 डिग्री सेल्सियस इज 0.012 पर ओम पर सेंटीमीटर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मीन्स कंडक्टिविटी दिया हुआ है विच इज़ 0.012 पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, साथ में दिया हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन एट सेम टेम्परेचर। हमें साथ में रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है जो है हमारा 55 ओम्स। हमें निकाला है सेल कांस्टेंट। हमें पता होना चाहिए जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू रो L/A। रो होता है हमारा रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी होता है हमारा 1 कंडक्टिविटी L/A। और ये जो L/A होता है ये हमारा होता है सेल कांस्टेंट। L/A इज ए सेल कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं L/A इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी। सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो वैल्यू। रेजिस्टेंस है हमें दिया हुआ 55 और हमें कंडक्टिविटी दिया हुआ है विच इज़ 0.012। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.66 पर सेंटीमीटर।
तो इसका ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 grams of calcium from molten and CaCl2, atomic number of calcium is 40 grams per mole। सबसे पहले molten CaCl2 में आइंस हमारा बनेगा Ca2 प्लस ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव। अब कैल्शियम का आपके पास 2+ है, ठीक है, कैल्शियम की आइंस 2+ की फॉर्म में होती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके एक एटम ऑफ कैल्शियम रिलीज करेगा। बट अगर हमें चाहिए 1 मोल ऑफ कैल्शियम तो हमें चाहिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है हमारा 2 फैराडे। ठीक है, तो मतलब क्या है कि 2 फैराडे पे हमारा 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्या होगा, रिलीज होगा। और 1 मोल ऑफ कैल्शियम हमें ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, विच इज़ 40 ग्राम्स। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम्स। तो अगर 20 ग्राम्स आपको प्रोड्यूस करना है तो आपको हाफ चार्ज चाहिए, विच इज़ 1 फैराडे। तो इसका ऑप्शन जो ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। द वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिल्वर को डिस्प्लेस करने के लिए कुछ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। सेम इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्प्लेस करेगा 5600 ml ऑफ ऑक्सीजन को, तो उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी अगर आप सिल्वर में पास करोगे तो कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा। सबसे पहले सिल्वर की बात करते हैं। जो सिल्वर है वो प्लस की फॉर्म में होता है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो 1 सिल्वर का एटम डिपॉजिट होता है। तो 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से 1 मोल ऑफ सिल्वर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होगा। और 1 मोल का वेट भी दिया हुआ है, विच इज़ 108 ग्राम्स। ये हमें गिवन है, ठीक है। अब साथ में क्या देखना है कि जब ऑक्सीजन रिलीज होता है तो ऑक्सीजन कैसे रिलीज होता है, ये इक्वेशन आपको याद रखना है। 2H2O रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो अगर आपको 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब हमें चाहिए 4 फैराडे ऑफ चार्ज। ठीक है, 1 मोल के लिए 4 फैराडे ऑफ चार्ज चाहिए, और 1 मोल में अगर हम उसे लीटर्स में लिखे होता है 22.4 लीटर्स। तो 22.4 लीटर्स होता में हम 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे, और 22.4 लीटर्स को हम लिख सकते हैं 22400 ml। ठीक है, अब इतने ml में हमें 4 फैराडे यूज़ कर रहे हैं, बट हमने यहाँ पे कितना यूज़ किया, 5600। तो अगर आप इसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 5600 ml, और आप इसको भी 4 से डिवाइड कर दोगे आ जाएगा 1 फैराडे। तो 4 फैराडेज जो था हमारा चार्ज, उसमें 22400 ml ऑफ ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ था, और 1 फैराडे में 5600 ml ऑफ ऑक्सीजन रिलीज़ होगा। तो हमने 1 फैराडे ऑफ चार्ज यूज़ किया था। तो सेम चार्ज अगर आप किस में यूज़ करोगे, सिल्वर में यूज़ करोगे, तो 1 मोल ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा, विच इज़ 108 ग्राम्स। तो इसका ऑप्शन जो डी था दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एजर्शन दिया हुआ है, फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए आयनिक सोल्यूशन एंड AC सोर्स इज यूज्ड। तो आयनिक सोल्यूशन का जब भी आप रेजिस्टेंस मेजर करते हो तो हम AC सोर्स और अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं। एजर्शन करेक्ट है, इसलिए यूज़ करते हैं, रीज़न दिया हुआ है द कंसंट्रेशन ऑफ आयन विल चेंज इफ़ DC सोर्स इज यूज। तो रीज़न भी हमारा करेक्ट है। तो याद रखना, कभी भी आप डायरेक्ट करंट यूज़ करते हो तो वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करने से क्या हो सकता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है वो चेंज हो सकता है। कंसंट्रेशन ऑफ आयन चेंज होने से कंडक्टिविटी चेंज होता है। सो दैट्स वाई इंस्टेड ऑफ DC हम AC करंट यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है, वेयर बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हेन। NCERT एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है। सपोज हमारे पास सेल है, एक गैल्वेनिक सेल लिया है हमने। एक तरफ क्या होता है हमारे पास, सपोज जिंक का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन जिंक सल्फेट। सिमिलरली आपके पास क्या है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, इट इज प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, और क्या होता है, इन दोनों को हम जैसे वायर से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो जिंक में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ये एनोड की तरह काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, और कॉपर की रॉड में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो वो एक्ट करता है एज ए कैथोड।
और दोनों ज्वाइन करते हैं बाय सॉल्ट ब्रिज। तो जैसे ही आप ये रिएक्शन शो हो रही है फ्रॉम एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, तो इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बट अगर आपने क्या किया है, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया, इस सेल का कुछ वोल्टेज होता है ई नॉट ऑफ द सेल विच इज़ 1.1 वोल्ट। ये तब होता है जब हमने कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दोनों लिया 1 मोलर ई ऑफ द सेल। बट अगर आपने क्या किया, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया और वो भी रिवर्स डायरेक्शन में, और आपने एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर लिया है ग्रेटर देन द ई नॉट ऑफ द सेल, तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवर्स हो जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक की तरफ हो जाएगा और ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवर्स हो जाएगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी और इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इसका ऑप्शन नंबर 3, व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज इज ग्रेटर देन द ई ऑफ द सेल, तब हमारा बन जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विल बिकम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। ए डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट द कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन एंड मीथेन। हाइड्रोजन और मीथेन को आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे तो एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उस सेल को हम बोलते हैं फ्यूल सेल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन टू प्रोड्यूस गैल्वेनाइज्ड आयरन बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। हम ना जिंक को ना आयरन पे कोट करते हैं आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए। आयरन याद रखना क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर और हमारा बना देता है रस्ट। तो इसकी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम जिंक डाल सकते हैं, बट हम रिवर्स रिएक्शन नहीं कर सकते। रिवर्स मतलब कि हम जिंक को आयरन से कोट नहीं करते। ऐसा क्यों नहीं करते, सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, जो ई नॉट ऑफ Zn2+ टू जिंक है हमारा, दैट इज -0.76 वोल्ट्स, वेरएस ई नॉट ऑफ Fe2+ टू Fe है हमारा -0.44 वोल्ट्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये हमें ई नॉट दिया हुआ है। ठीक है, अब याद रखना जिसका ई नॉट का वैल्यू क्या होता है, कम होता है, वो ईजिली क्या शो कर सकता है, ऑक्सीडेशन शो कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम जिंक की बात करें, इसका ई नॉट का वैल्यू कम है तो वो ईजिली क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन शो कर सकता है। और अगर ये आयरन के साथ जुड़ा हुआ है तो आयरन की जगह ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आयरन की ऑक्सीडेशन को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। सो अगर इसकी बात करें, इसका जो ऑप्शन हमारा डी है, जिंक हैज़ हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वजह से ये क्या कर सकता है, आयरन को ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट कर सकता है। सो ये रिवर्स पॉसिबल नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। एजर्शन है EMF ऑफ द सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब कोई भी आप करंट ड्रॉ ना करो सेल से, जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है दैट इज कॉल्ड एज EMF, दैट इज करेक्ट। रीजन है एनोड इज केप्ट ऑन द राइट साइड एंड कैथोड ऑन द लेफ्ट साइड व्हाइल रिप्रेजेंटिंग द गैल्वेनिक सेल। तो रीजन इसका क्या है, रॉन्ग है। तो हमेशा जो एनोड होता है उसे हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं और कैथोड को हम लेते हैं ऑन द राइट साइड जब भी हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की। तो इसका एजर्शन करेक्ट है एंड रीजन इज रॉन्ग। तो इसका जो ऑप्शन सी है, वेयर एजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये हमें नर्स्ट इक्वेशन दिया है। E of Mg2+ to Mg is equal to E naught of Mg2+ to Mg minus of 0.059 by 2 log of 1 by Mg2+। नर्स्ट इक्वेशन है, हमें ग्राफ बताना है E of Mg2+ to Mg वर्सेस log of Mg2+ इस। ठीक है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन हमें ये दिया हुआ है, हमें ग्राफ दिया हुआ है E of Mg2+ to Mg वर्सेस log ऑफ, log यहाँ पे रिवर्स दिया हुआ है और अगर आप log को रिवर्स कर लेते हो वैल्यूज़ को तो नेगेटिव लग जाएगा। तो हम राइट हैंड साइड को पहले लिखेंगे E of Mg2+ to Mg। ठीक है, हम लिखेंगे पॉजिटिव ऑफ 0.059 log ऑफ Mg2+। तो log को रिवर्स करने से याद रखना नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस होगा E नॉट ऑफ Mg2+ to Mg। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब याद रखना
अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की, हमारा होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर हम ग्राफ बनाएं y एक्सिस पे हमारा क्या आ जाएगा, इन y एक्सिस यू विल गेट e ऑफ एम जी टू प्लस टू एम जी। ठीक है, x एक्सिस पे आ जाएगा log ऑफ एम जी टू प्लस। ठीक है, अगर स्लोप देखेंगे पॉजिटिव आ रहा है तो हम इस स्लोप बना लेंगे विच इज़ m, तो स्लोप आ जाएगा हमारा 0.059 डिवाइडेड बाई 2, और ये जो है ये इंटरसेप्ट है विच इज़ ई नॉट इज दिस इक्वल टू एम जी ऑफ 2 प्लस डिवाइड बाई एम जी। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखते हो और सेकंड आप ग्राफ देखते हो तो सेकंड ग्राफ के साथ ये मैच करेगा, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। एजर्शन है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। जो हमारा लैम्डा एम है मोलर कंडक्टिविटी वो इंक्रीज होता है जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज मतलब डाइल्यूशन में। तो एक करेक्ट स्टेटमेंट है। याद रखना मोलर कंडक्टिविटी हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अब क्या होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होती हैं वो क्या करती है, आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट करती हैं और एज ए रिजल्ट कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है। बट जब आप क्या डालते हो इसमें, सपोज वाटर डालते हो, तो क्या होता है ये दोनों आयंस क्या होती है एक दूसरे से दूर चले जाती हैं। दूर जाने की वजह से इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो ओवरऑल डाइल्यूशन से और कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। रीज़न की बात करेंगे, जो कंडक्टिविटी होता है, ठीक है, ऑलवेज डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो कंडक्टिविटी जो होता है याद रखना कि अगर आपने क्या किया है, डाइल्यूशन किया है, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है। इसको हम इसकी डेफिनेशन से देखेंगे। कंडक्टिविटी की डेफिनेशन होती है हमारी कंडक्टेंस। ठीक है, किसकी कंडक्टेंस, ऑफ आयंस, जब ये प्रेजेंट होता है यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, तो मतलब क्या, सपोज आपके पास क्या यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और इसमें क्या है, कुछ आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनकी जो कंडक्टेंस है वही हमारी क्या होती है, कंडक्टिविटी। बट जैसे आप डाइल्यूशन करते हो और कंसंट्रेशन कम करते हो तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाती है, डिक्रीज, क्योंकि जैसे आप वाटर ऐड करोगे आयंस मूव कर जाएंगी, तो पर यूनिट वॉल्यूम आयन डिक्रीज हो जाएंगी, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो डाइल्यूशन से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है वेयरएज कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है, बट एजर्शन का ये करेक्ट रीज़न नहीं दिया है। ठीक है, सो एजर्शन इज करेक्ट, रीज़न इज करेक्ट, बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। तो इसका ऑप्शन सेकंड और बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। मार्क द करेक्ट चॉइस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्रेजेंटिंग इन द ग्राफ। हमें दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, ये अंडर रूट ऑफ सी है। तो आप क्या कर रहे हो, कंसंट्रेशन कम कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो। ठीक है, डाइल्यूशन से याद रखना मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले, ऑलरेडी क्या होता है उसमें कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। यहाँ पे जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है NaCl और KCl, तो ऑलरेडी उसमें डिसोसिएशन होता है, मोलर कंडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है। तो अगर आप उसमें वाटर ऐड करते हो तो थोड़ी सी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो जो A है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अगर हम बात करें B की, ठीक है, B क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब आप उसमें वाटर ऐड करते हो तो स्टार्टिंग में तो आयंस मूव नहीं करती, बट जैसे आप ज़्यादा वाटर ऐड करते हो तो आयंस मूव करती हो, सडनली मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो B क्या होना चाहिए, हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ठीक है, तो B विल बी द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर हम सारी ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट में A को हम फर्स्ट 3 ऑप्शन में A हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट दिए, तो फर्स्ट 3 ऑप्शन रॉन्ग है। और अगर लास्ट ऑप्शन देखेंगे तो A हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl है और B हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट NH4OH है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। एजर्शन दिया, इन मर्क्यूरी सेल द सेल पोटेंशियल इज अप्रॉक्सीमेट 1.35 वोल्ट्स एंड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द इट्स लाइफ। एजर्शन करेक्ट है। रीजन है द ओवरऑल रिएक्शन इन मर्क्यूरी सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय ZnHg, HgO, ZnO एंड Hg। तो एजर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है। तो याद रखना मर्क्यूरी सेल की जो पोटेंशियल है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसलिए रहता है क्योंकि अगर आप ये रीज़न देखोगे, इसमें कोई भी आपके पास आयंस नहीं है। ठीक है,
तो याद रखना जो वोल्टेज चेंज होता है सेल में, ठीक है, वो तब चेंज होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। जब आयंस की कंसंट्रेशन चेंज होती है तो याद रखना वोल्टेज भी क्या होता है, चेंज होता है। बट इसमें क्या है, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस। यहाँ पे सॉलिड 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 और लिक्विड है, तो आयंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होने की वजह से याद रखना यहाँ पे वोल्टेज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। एट 25 डिग्री सेल्सियस मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस मतलब मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है हमें, विच इज़ 9.54 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। एंड एट इनफाइनाइट डिल्यूशन मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी दिया हुआ है, विच इज़ 238 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, साथ में क्या पूछा हुआ है इसमें, सो दे हैव आस्क्ड फाइंड द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन याद रखना किसके इक्वल होता है, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी हमें दिया हुआ है विच इज़ 9.54 डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विच इज़ 238 विच इज़ एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.04008। ठीक है, बट हमें क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ है, तो परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.008%। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयंस विद कॉपर मेटल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वॉज फाउंड टू बी। हमें सेल पोटेंशियल दिया हुआ है 0.46 वोल्ट्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी डेल्टा जी आपको फाइंड करना है। सबसे पहले जो सिल्वर के आयंस है वो क्या हो रहे हैं, रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल। ठीक है, तो सिल्वर रिडक्शन में सिल्वर बनाएगा और कॉपर बनाएगा हमारा कॉपर 2+। हम चाहते हैं एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है बट सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमें डेल्टा जी नॉट निकाला विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। एन है हमारे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ इक्वल टू 2। फेरेडे हमारा है 96500। ई नॉट हमें ऑलरेडी दिया विच इज़ 0.46। ई नॉट ऑफ द सेल हमें गिवन है। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 88780 जूल्स। इसे किलो जूल्स में कर देंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ 88.78 किलो जूल्स। और हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को कर सकते हैं माइनस ऑफ 89 किलो जूल्स। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। एजर्शन है करंट स्टॉप्स फ्लो व्हेन ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू। यस, तो ये जो एजर्शन है ये करेक्ट है। तो जब भी हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेल का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो मतलब करंट विल स्टॉप फ्लोइंग। रीजन इक्विलिब्रियम ऑफ द सेल रिएक्शन इज अटेन्ड। तो याद रखना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस होती हैं, जो आयंस होती हैं इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, जब ये रिएक्शन होता है तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। और इक्विलिब्रियम अटेन होने की वजह से जो ई ऑफ द सेल है दैट बिकम्स इक्वल टू 0। तो इसका ऑप्शन ए वेयर बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। वाइल चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी, इसकी रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले एनोड पे क्या होता है। ठीक है, एनोड पे हमारा Pb लेड प्लस SO4 2 नेगेटिव वो बनाता है हमारा PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड। अगर हम कैथोड की बात करें, कैथोड में क्या होता है, PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये कंबाइन करके बनाता है। साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ PbSO4 प्लस 2H2O। ठीक है, अब हम दोनों रिएक्शन को देखते हैं। ठीक है, एक तरफ एनोड है, एक तरफ कैथोड है। बट जब हम चार्जिंग करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन होता है। चार्जिंग में क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन होता है। ठीक है,
तो एनोड पे क्या होता है, याद रखना, जो PbSO4 है एट द एनोड विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू Pb, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके Pb बनाता है। तो इसका आप ऑप्शन फर्स्ट देखोगे कि PbSO4 एट एनोड इज रिड्यूस टू Pb, तो रिवर्स रिएक्शन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके फिर Pb बना देगा। तो इसका ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के MCQ समझ आए हो। सिमिलर टाइप ऑफ MCQs मैंने बाकी चैप्टर्स के भी बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।